सर जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है जनरल अंडरस्टैंडिंग की क्लास और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे और वो है चुनाव याचिका। चुनाव याचिका क्या है, इस पर पूरी बात करेंगे, लेकिन पहले भूमिका समझते हैं कि हम इसकी चर्चा करने क्यों जा रहे हैं। ऐसे मुँह उठाया कुछ भी बात करने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बीते 2 मई को 5 विधानसभा चुनावों के परिणाम आए, अलग अलग राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए, जिनमें आपका पश्चिम बंगाल था, असम था, इसके अलावा आपका केरल था, पुडुचेरी था, ठीक है, जिनके परिणाम आपके सामने आए, ठीक है। तो हुआ क्या कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जिस जगह से चुनाव लड़ रही थी, नंदीग्राम, वहाँ से वो चुनाव हार गई। किसके सामने? भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी के सामने। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी मुद्दा है, इस पर चर्चा क्लास में क्यों? क्लास में चर्चा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने उस हार को चुनौती दिया है, ठीक है। क्या आधार है, कैसे चुनौती दिया है, क्या वो चुनौती संवैधानिक तरीके से जायज़ है या नहीं, इन सब पर चर्चा करेंगे। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं या समाचारों को देखते हैं, समाचार चैनलों को देखते हैं, तो 2 मई के आसपास के खबरों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से राजनीतिक उठापटक चल रहे थे और पश्चिम बंगाल का चुनाव और कोविड दोनों भारत में अच्छा माहौल उस वक्त बनाया हुआ था। तो उस वक्त जो खबरें सामने आ रही थी तो उसके आधार पर जो है आपने ये देखा होगा कि एक बार एक खबर चल गई कि ममता बनर्जी चुनाव जीत गई, उसके बाद में फिर आता है कि नहीं वो चुनाव हार गई। तो जो भी है परिणाम सबके सामने हैं और नियमतः जो परिणाम आया चुनाव आयोग के द्वारा, उसके आधार पर ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि वो मुख्यमंत्री कैसे बनी, क्योंकि जब तक कोई विधानसभा का सदस्य ना हो वो मुख्यमंत्री कैसे है? तो ठहर जाइए, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि वो 6 माह के भीतर सदन का सदस्य बन जाए। इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से एक तरीका है कि यदि विधानसभा नहीं है और पर्टिकुलर स्टेट में जिसकी ये समस्या है वहाँ पर अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद से ही मुख्यमंत्री को भेज दिया जाता है। जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उससे पहले अखिलेश यादव, दोनों विधान परिषद से ही रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, फिर भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें 6 महीने के भीतर अपनी विधायकी वापस लाना पड़ेगा। बात यह है कि उन्होंने जो चुनौती दी है उसका आधार क्या है और क्या वो संवैधानिक तरीके से सही है या नहीं। एक शब्द है, शब्द समूह है चुनाव याचिका, ठीक है। चुनाव याचिका यानी कि इलेक्टोरल PIL, ठीक है। PIL इसको नहीं कहेंगे, सॉरी माफ करना, कि ये जो है एक याचिका है जिसको कोर्ट में दिया जाता है। PIL तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जब जन समूह की बात होता है, ये जन समूह की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले समझेंगे कि चुनाव याचिका का मतलब क्या होता है, कौन इसको फाइल कर सकता है, कौन इसको जो है याची हो सकता है। तो होता यह है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी चुनाव परिणाम के दिन ही समाप्त हो जाती है, यानी कि उस दिन तक अगर कोई समस्या है तो वो चुनाव आयोग देखता है। लेकिन जब एक बार परिणाम घोषित हो गए, उम्मीदवारों को उनका प्रमाण पत्र बना करके दे दिया गया, उसके बाद कोई जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं होती है। ऐसे में उन उम्मीदवारों का क्या होगा जिनको ये लगता है कि उनके साथ गड़बड़ी हुई है, यानी कि वो चुनाव हारे नहीं हैं, उन्हें हराया गया है, उनके लिए क्या प्रावधान है, ठीक है। तो उनके लिए प्रावधान ये है कि वो चुनाव याचिका के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टेट के कोर्ट में जाएंगे, और अगर मामला केंद्र का है तो किसी राज्य के कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी चुनाव याचिका। चुनाव याचिका किस आधार पर की जा सकती है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव याचिका आप 45 दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं। जैसे आज अगर परिणाम घोषित हुआ है तो आज से लेकर के आज के 45वें दिन तक ही आप चुनाव याचिका फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप करेंगे तो कंसीडर नहीं किया जाएगा,
ठीक है। तो इसलिए इसके भीतर ही करना होता है। तो ममता बनर्जी ने सही टाइम पे कर लिया है। इससे पहले एक बात ये समझ लीजिए, आप इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यूँ कहें कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल ये है कि आपके देश की जो प्रधानमंत्री जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, इंदिरा गांधी का जो पद है उसको भी चुनाव याचिका के द्वारा ही खारिज कर दिया गया था, ठीक है। वो बरेली से चुनाव जीती थी और उसके बाद में उन्हें जो है राजनारायण ने उस वक्त हराया, हालांकि वो कोर्ट के फैसले के बाद आया, उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद में बड़ा विवाद भी हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल। अब ये समझते हैं कि किस आधार पर आप याचिका दायर कर सकते हैं, उसका आधार क्या होगा। तो सबसे पहला जो आधार होता है वो अयोग्यता होता है। किस प्रकार की अयोग्यता? जैसे मान लीजिए आप चुनाव हार गए और आपको लगता है कि जो कैंडिडेट है वो जो जीता है वो चुनाव यानी कि जिस दिन ऊंट पड़ रहे थे, वोटिंग हो रही थी, उस दिन वह व्यक्ति योग्यता नहीं रखता था, यानी कि हो सकता है कि उसकी उम्र कम रही हो या और कोई चीज़ रहा हो, मतलब जो अयोग्यता के श्रेणी की बात है उनमें से वो किसी एक में पाया जा, यानी कि वो योग्य ना हो, तो इस आधार पर याचिका को कोर्ट स्वीकार कर सकता है और उस पर सुनवाई कर सकता है। दूसरा जो आधार है असभ्य आचरण का। यदि कोई जीता हुआ उम्मीदवार जीतने के बाद में हारे हुए उम्मीदवार से असभ्य आचरण करता है या उसके द्वारा जो है प्रोपोगेट या कोई जो है उसी के कहने पर, जिसके पर जो है पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए, कोई असभ्यता करता है हारे हुए उम्मीदवार से, तो इस आधार पर भी याचिका दायर की जा सकती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम का पालन यदि नहीं हुआ है और आपको लगता है कि जो सामने वाला उम्मीदवार है उसने जनप्रतिनिधि अधिनियम का पालन नहीं किया है, तो इस आधार पर भी उसकी जो है योग्यता सवालों में होगी और आप उस याचिका दायर कर सकते हैं। नामांकन की अनुचित स्वीकृति, ठीक है। एक यह भी है कि नामांकन की अनुचित स्वीकृति, यानी कि जैसे अगर आपको लगता है कि जिसने नॉमिनेशन फाइल किया है, जो जीता है आपसे, वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए योग्य नहीं था, लेकिन उसका अधिकारियों से सेटिंग था या कुछ भी समथिंग जो भी वो आरोप लगाएं, उसके बाद जो है सेटिंग के कारण उसकी जो उसका नामांकन है उसको स्वीकार कर लिया गया, तो इस आधार पर भी याचिका दायर हो सकती है। अब याचिका दायर होने के बाद में सुनवाई होगी जब याचिका स्वीकार हो जाएगी, ठीक है। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में ये कहा गया है कि इस प्रकार के मुकदमे की सुनवाई जल्दी पूरी कर लेनी चाहिए और 6 माह के भीतर जो है उसमें फैसला देना अनिवार्य होता है, ठीक है। क्या है? 6 माह के भीतर। लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या है? सच्चाई ये है कि फैसला कई वर्ष लग जाते हैं और नहीं हो पाता है। इसलिए तो कहते हैं कि संविधान में लिखी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन धरातल पर लागू सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हो गया ये सारी बातें, इसके बाद हो क्या क्या सकता है। तो मान लीजिए कि याचिका है, जैसे याचिका वर्तमान में ममता बनर्जी हैं जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है। यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि अगर वोटों की गिनती में कुछ गड़बड़ी हुई हो, ठीक है, अगर वो आरोप लगाते हैं कि उनकी जो मत थे उनको नहीं काउंट किया गया या उनको फाड़ दिया गया या उनके साथ कुछ गड़बड़ी किया गया, इस आधार पर भी याचिका को स्वीकार किया जा सकता है। याचिका स्वीकार हो गई, अपराध सिद्ध हो गया, उसके बाद क्या क्या हो सकता है? उसके बाद ये हो सकता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो याची है वह यह मांग कर सकता है कोर्ट से कि जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसे हारा घोषित किया जाए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि वह यह कह सकता है कि उसी सीट पर उसे जीता हुआ घोषित किया जाए। ये 2 जो है मांग वो कर सकता है। अब उसके बाद भी ये कोर्ट के विवेकाधीन है कि वह उस पर किस प्रकार का निर्णय लेता है, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी चुनाव याचिका। चर्चा का विषय है इसलिए इसको आपको बताना था। कई बार ये होता है कि बहुत सारे शब्द समूह ऐसे होते हैं जो आपको एग्जैक्ट पता नहीं होते हैं और वो आपके सवालों में जो आपको दिखते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर मुझे इसका अर्थ पता होता तो शायद मैं अच्छा लिखता, ठीक है। और हो सकता है कि आप थोड़ा सा अनुमान लगाएं कि चुनाव याचिका क्या हो सकता है, कोई पर्टिकुलर वोटर कर सकता है या चुनाव आयोग कर सकता है।
तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर आप एक स्वतंत्र अवलोकन करें बिना पढ़ाई लिखाई किए तो हो सकता है कि अलग अलग इंटरप्रिटेशन आप उसका कर दें, लेकिन जो सही है वो आपने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने राय कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। इसके अलावा भी हमारा एक चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, उसे आप लाइक करें, शेयर करें, वहाँ भी सब्सक्राइब करें हमें। वहाँ वेरियस एग्ज़ाम की तैयारी हम करवाते हैं, यानी कि अलग अलग परीक्षाओं की, जैसे लेखपाल हो गया, टेट हो गया, सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या अलग अलग स्टेट जो हैं उनकी जो SSSC के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी भी एकदम फ्री में करवाई जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप उसको ज्वाइन करें। आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और बड़ा कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, छोटे भाई बहनों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ भी जुड़िए हमसे, हमारा सपोर्ट वहाँ भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।